नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय बघेल और आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। अभी हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल में हैं और यहाँ के छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र हितों की बात कौन सी पार्टी कर रही है, भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में कैसा काम किया है और उनकी क्या उम्मीदें थी जो सरकार पूरा नहीं कर पाई और आगामी विधानसभा चुनाव से उनकी उम्मीदें क्या हैं। भाजपा सरकार ने कैसा काम किया है? जी, काम तो बढ़िया हुआ है, लेकिन और उसमें और भी कई सारी अच्छी चीज़ें हो सकती थी। जैसे अभी हम लोग वर्तमान में ही देख रहे हैं, 2 तारीख को बजट आया है। तो बजट में एक बड़ी पेकुलर चीज़ें ये थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जितना बजट मिला है, उसमें से 40% मतलब कुछ अच्छा खासा अमाउंट इन्होंने खर्च ही नहीं किया, उसको वापस भेज दिया गया है। पहले तो बजट का जो हिस्सा रहता है एजुकेशन के लिए, वो बहुत सीमित रखा गया है। कई सालों से मांग विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा पे आएंगे सर, लेकिन मतलब ये छात्र हित वाली जो बात है कि एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे नौकरियों की कमी है, ये मतलब सरकार तो ध्यान दे ही नहीं रही है। बराबर विपक्ष की भी गलती है, उन्होंने इसको मुद्दा नहीं बनाया है। मतलब बराबर ये इतना बड़ा अभी छात्रों का आंदोलन हुआ, ये हुआ, स्टेटमेंट देना और ये सब करना अलग बात है, लेकिन उसको एक व्यापक मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। विपक्षी पार्टियां या सरकार केवल छात्रों के हित में बयान देती हैं, करती कुछ नहीं है। हाँ, जरूर है, मतलब उसको एक बहुत बड़ा व्यापक मुद्दा बना के वो लोग जन आंदोलन नेतृत्व कर सकती थी, लेकिन छात्र अपने से आंदोलन चला रहे हैं, उसमें विपक्षी पार्टी का केवल नाम भर नॉमिनल सहयोग मिल रहा है। रोजगार की बात है, जब भी बीजेपी सरकारों की बात आती है तो बात आती है कि रोजगार की कमी, यानी रोजगार नहीं दे रही है, सरकारी नौकरियां नहीं दे रही है। कितनी सहमत है आप इन बातों से? जी, पूरी तरह से सहमत है। सहमत इस वजह से है कि ये लोग मतलब कई बार बहुत गुलाबी आंकड़े दिखाए जाते हैं और फिर बहाने बनाए जाते हैं कोविड पैंडेमिक। एक फैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे अमेरिका में जब से रीओपनिंग हुआ है कोविड का, वहाँ पे रोजगार, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा क्लोज आ जाए। हाँ, तो वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा हैं, मतलब कि जो रोजगार वाले उनको मिल नहीं रहे हैं, वैकेंसीज खाली जा रही हैं, ये हाल है। जबकि इकोनॉमी जब रिबाउंड कर रही है, हमारे यहाँ ये हाल है कि हम लोग की सबसे, जब से सर्वे हो रहा है 1930 से 70 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नंबर अभी करेंटली है। तो ये सरकारी आंकड़ों की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 3% दिखाया गया। सरकारी आंकड़ों में कितनी सच्चाई है और क्या होता है, कितने इनका बेस पीरियड 10 साल पुराना है और कितना उस पर खर्च होता है, ये सबको बातें पता है। जो प्राइवेट आंकड़े हैं, जो लगातार आते रहते हैं बार बार, उनकी बात करते हैं ना। सरकार के आंकड़ों से आप सहमत नहीं है? कोई सहमत नहीं है, हमारी बात नहीं है, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी आप राय देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भी क्या कहेंगे, भाजपा सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, भाजपा सरकार के काम की बात तो हम चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले छात्रों की बात की आपने, तो एक अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो चलाई गई है, जिसके तहत जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए मुफ्त में, जो गरीब छात्र हैं उनकी तैयारी के लिए बात की जा रही है। और उसके अलावा कोविड के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी। जो गरीब तबके के छात्र थे वो उस लिंक से जुड़ नहीं पा रहे थे ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से, तो उनके लिए मुफ्त में लैपटॉप और टैबलेट बांटने की जो बात चल रही है, हालांकि वो अभी रुका हुआ है आचार संहिता लगने की वजह से। चुनावी झुंझुना तो नहीं साबित होगा? देखिए, अब चुनावी झुंझुना साबित हो या ना हो, ये तो हमें 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सरकार ने पहले से योजना चला दी है। 15 लाख की बात आती है। 2014 के चुनाव में 15 लाख की बात की गई, बाद में अमित शाह ने कहा कि जुमला था। तो कहीं लैपटॉप और टैबलेट चुनावी जुमला तो नहीं है? नहीं, देखिए, हम लोग अगर चूँकि गंभीर संस्था में खड़े हैं, तो वहाँ पे अगर गंभीर बातें की जाए, हालांकि वो चुनावी जुमला था। लोग नरेंद्र मोदी के उस वीडियो टिप में उनके कहने का मतलब ये था कि इतना हिस्सा, यानी गरीब के एक आदमी, भारत के प्रत्येक आदमी का जो 15 लाख का हिस्सा है, वो नेताओं ने चूज कर स्विट्जरलैंड या किसी स्विस बैंक के अकाउंट में। ठीक है, 15 लाख चुनावी जुमला था, मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा जी 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल, ये तो चुनावी जुमला नहीं था ना? देखिए, सरकारें वादा करती हैं, ठीक है, लेकिन उसकी तरफ किस नीयत के साथ वो बढ़ रही हैं, ये हमें देखना ज़्यादा दिलचस्प होता है। तो आपने देखा कि इस बार शिक्षा का बजट भी बढ़ाया गया है, हालांकि ये तो केंद्र की बात हो गई। विधानसभा के चुनाव में आते हैं, तो हम काशीवासी हैं, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ, तो यहाँ की संस्कृति जो है उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या जो भी सरकार इस समय चल रही है उसने किस तरीके से बढ़ाने का काम किया है। यहाँ की सड़कों को और बेहतरीन किया है। आज से कुछ साल पहले मैं बनारस में ही रहता था, तो काफ़ी गंदगियाँ फैली रहती थी, लेकिन आज उसमें परिवर्तन नज़र आ रहा है। आज घाटों पे लोग जाते हैं तो आराम से अपना वक्त व्यतीत करते हैं, सफाई को देख के वो आनंदित होते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जो विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर है जी, उसकी स्वीकृति उन्होंने दी थी। कितने सहमत हैं इस बात से?
अब मैं तो बनारस का ही रहने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि काम कब से शुरू हुआ। हालांकि अखिलेश यादव जी यदि इसका समर्थन कर रहे हैं, यदि वो तो भगवान का कार्य है, यदि वो कह रहे हैं कि उन्होंने स्वीकृति दी थी, तो मैं मान लेता हूँ कि उन्होंने स्वीकृति दी थी और योगी आदित्यनाथ ने पूरा कर दिया। तो शुरू कहने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अंजाम तक किसने पहुँचाया, महत्वपूर्ण बात ये है। और विश्वनाथ कॉरिडोर इतना भव्य है, अगर आप बनारस आएँ तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप जाके वहाँ पर दर्शन करिए। इतना भव्य दृश्य है कि आप आनंदित और आह्लादित हो उठेंगे। कहीं जल्दीबाजी में उद्घाटन तो नहीं कर दिया चुनाव को देख के? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, मैं तो गया पूरा घूम के आया। काम पूरा नहीं हुआ है अभी। काम आखिरी जो घाट के पास का, जो गंगा जी के पास का जो द्वार बन रहा है, वही आखिरी चरण का कुछ काम बचा हुआ है। और हमें लगता है कि महाशिवरात्रि काम पूरा तो नहीं हुआ ना? देखिए, एक होता है कि दिवस, कोई शुभ दिन रहा होगा, शुभ मुहूर्त रहा होगा, उस दिन उद्घाटन कर दिया गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो महाशिवरात्रि से पहले उसे संपन्न करने की बात कही जा रही है। तो महाशिवरात्रि के बाद से ही चुनाव है ना, उसी चुनावी आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद उद्घाटन शायद ना कर पाते। तो अगर किसी ने काम किया है भाई, तो उद्घाटन करने का अवसर मिला। अगर 90% काम पूरा हो गया तो उद्घाटन करने में क्या जा रहा है? आप दर्शन करने मैक्सिमम जा रहे हैं। पिछली बार अखिलेश यादव मेट्रो का उद्घाटन कर रहे थे तो यही बीजेपी सरकार थी, कह रही थी कि आधे अधूरे काम पर उद्घाटन हो रहा है। इस बार मोदी ने ऐसा तो नहीं कर दिया? देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, आप उधर राइट कहा जाएगा तो इधर लेफ्ट होना उनका जिम्मेदारी है। तो वो बीजेपी रहे, समाजवादी पार्टी रहे, सब यही कहेंगे। लेकिन यह है कि कौन काम कर रहा है और कौन कितना काम कर सकता है, ये जिजीविषा को देखना हमारा काम है। और स्थानीय मुद्दों पर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता अपना सरकार चुनने जा रही है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार वापस आ रही है? मुझे लगता है कि पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से आने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो मैं वहाँ के कंडीशंस को मैंने देखा है। और वहाँ पे जैसे कि बीजेपी जब से आई है, जब से नीतीश कुमार के साथ रही है, और उन्होंने किस तरह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो बिहार की जो अर्थव्यवस्था थी, कुछ ना कुछ तो एक बदलाव की दिशा में जा रही है। और यहाँ पर जब मैं देखता हूँ यूपी में, तो एकदम सेम उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर यहाँ के जैसे विकास कार्यों को मैं देख रहा हूँ। तो जैसे मैं बनारस में 3 साल से रहा हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ की सड़कें जब मैं आया था तो पहले से ज़्यादा चौड़ी हो चुकी है। और यहाँ पे संस्कृति को जैसे कि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ढेर सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने देखा कि अभी हाल ही फिलहाल में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, यूपी की अर्थव्यवस्था, महाराष्ट्र के बाद शायद गुजरात का, गुजरात के बाद, हाँ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूती रूप देने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस पे काफ़ी ध्यान दिए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, और जैसे कि अभी होने वाला है और ये गंगा एक्सप्रेसवे का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्वांचल पे तो कह रहे हैं अखिलेश जी करा गए, नहीं करा गए, लेकिन इसे पूर्ण किसने किया और इनका विस्तार किसने किया? तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कराए कोई भी, उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ विकास और अपनी सुविधा चाहती है। तो उसे अखिलेश यादव कराएं या योगी आदित्यनाथ। विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार विकास के दावे खोखले कर रही है, वो सिर्फ ध्रुवीकरण के आधार पे जीतने की कोशिश कर रही है। 80-20 शायद इसी का नतीजा था। देखिए, 80-20 का तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि हमारी तरफ 85 हैं, 15 में भी हमारी लड़ाई है। तो सिर्फ आंकड़ों पे मत जाइए। अगर किसी को भी लगता है कि खोखला है तो आप उनको सादर बनारस आमंत्रित हैं, आप आइए। यहाँ सड़कों का जो जंजाल लटका रहता था वो आज ज़मीन के नीचे है। विश्वनाथ कॉरिडोर जो बिल्कुल घिरा हुआ था वो एकदम स्वच्छंद है। आप जाइए, दर्शन करिए। जिसको भी लगता है कि खोखला है वो बनारस आए, हमें भी फ़ायदा होगा, उनके भी जो आँखें हैं वो खुल जाएंगी। कांग्रेस की उम्मीदों को, कांग्रेस कैसा लड़ रही है इस चुनाव में? देखिए, कांग्रेस का क्या है कि हमें तो लगता है कि वो अपना वजूद, अस्तित्व जो समाप्त हो चुका है प्रायः, उसे बचाने के लिए लड़ रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 पार्टियाँ हैं। कांग्रेस ने जिस दिन ये स्टेटमेंट दिया कि 40% हम महिलाओं को टिकट देंगे, लड़की हूँ लड़ सकती, हाँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो पोस्टर गलती, हालांकि वो बीजेपी ज्वाइन कर ली, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रियंका मौर्य की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि 40% मैं लड़कियों को या महिलाओं को वोट टिकट दूंगी। तो यही चीज़ें, यही फार्मूला जहाँ पे वो जीतने की कंडीशन में है, पंजाब में दें, वो छत्तीसगढ़ में दें, वो झारखंड में दें, ऐसी जगह पे वो नहीं करते हैं। जहाँ उन्हें लगता है कि भैया हम हार रहे हैं, तो कुछ ऐसे जुमले फेंक दिया जाए कि 2-4 सीट आ जाए। लड़कियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्या? देखिए, भारत की किसी भी महिला को या लड़की को बलि का बकरा नहीं बनाया जाता। बलि का बकरा इन द सेंस कि वो जीतने की स्थिति में नहीं है तो लड़कियों को आगे कर दिया।
हाँ वो है ना कि कुछ ऐसा दिखा दिया जाए जो खोखला ही सही, मतलब कि हम भी लड़ाई में हैं, कुछ नया इनिशिएट कर दिया जाए। तो इसी इनिशिएशन के चक्कर में, हालांकि जीतने वाली तो कांग्रेस पार्टी अब है नहीं, बस सोच रही कि कुछ भी सीटें किसी भी तरीके से 7 सीटें पिछले चुनाव में जीते थे, बसपा को कैसे नजरअंदाज आप लोग कर रहे हैं? देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, ऐसी संभावना भी दिख सकती है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इन चुनाव में टक्कर किसकी? टक्कर टक्कर एक जैसे 80 बनाम 20 का जो चल रहा है आंकड़ा, तो मैं कहूँगा कि बीजेपी इस बार फिर से सरकार बना रही है, क्योंकि मैं बनारस में पहली बार 2019 में आया हूँ और आई थिंक 2019 का जो कंडीशन था, 2019 में भी काफ़ी विकसित था, क्योंकि 2014 में ही मोदी जी ने 2 सीट से लड़ा था लोकसभा चुनाव और गुजरात के वडोदरा और वाराणसी से लड़ा था। तो उन्होंने वाराणसी को फिर अपने क्षेत्र के रूप में चुना और वाराणसी के विकास को आप देख कर डेफिनेटली कह सकते हैं कि विकास जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने की है, बहुत ज़्यादा विकास की है। मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड में जैसे आप बताएं कि चुनावी जुमले की आपने बात किया कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, तो इस पे एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1971 में ही इंदिरा गांधी ने कह दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ। क्या गरीबी चली गई है क्या? तो आप बताएंगे ना। नहीं गई है। मतलब कांग्रेस भाजपा एक है। कांग्रेस और भाजपा एक साथी का आरोप आपके। हाँ, जब ये जुमले को जस्टिफाई कर रहे हैं इंदिरा गांधी के वाक्यों से, जुमले से, तो इसका मतलब कि दोनों एक है। वो भी जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये भी जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या रह गया फिर? डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे, ऐसा सत्ता पक्ष के लोगों का मानना है, और चहुमुखी विकास हुआ है। आपको इसमें विकास नज़र नहीं आता क्या? विकास नज़र आता है ना सर, नज़र तो आता ही है। भर्ती आती है, पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, विकास नज़र आता है। ठीक है। कौन सा पेपर लीक हो गया? हाँ, भर्ती आती है। बीजेपी और कांग्रेस एक है। मैं आता हूँ जेएमएम है कम्प्लीटली। वो कहते हैं झारखंड से मैं हूँ, तो झारखंड की बात भी कर ही लेते हैं थोड़ा सा। अभी अभी भी उत्तर प्रदेश चुनाव पे रहते हैं। हाँ, पेपर लीक, कौन सा पेपर लीक हो गया? देखिए, यूपीएसआई का था, वो लीक हुआ था। ठीक है, SI का पेपर लीक हुआ? बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था सर। ठीक है। उसके बाद आप आरआरबी एनटीपीसी का देख सकते हैं। आरबीएनडी के पीसी में पेपर लीक का कोई मामला तो नहीं है? पेपर लीक की बात नहीं कर रहे हैं, 2 चरणों में चुनाव करने के लिए बात कर रहे हैं, वो पेपर कराने की बात कर रहे हैं। एनटीपीसी में 2 चरण तो पहले ही से थे। नहीं, पहले से नहीं थे। आप कैसे? एनटीपीसी में तो पहले से, नहीं, अरे एनटीपीसी में पहले से था। दूसरा चरण था। हाँ, वही ग्रुप डी में बात। ग्रुप डी का। ठीक, उसके बाद से आप जितने भर्ती हैं, आप एक तो पहले वैकेंसीज खाली रहती हैं, आप उनको भरते नहीं हो, और जब जानते हो कि वैकेंसीज खाली हैं, उसके बाद आप एक संविदा पे ला देते हो, पूरा काम करवाते हो। ठीक है, पूरा काम करवाते हो, आधी सैलरी देते हो। क्या मतलब है? योग्यता अगर हमारी सरकार योग्यता का शोषण कर रही है क्या? कर रही है। अगर हमारी योग्यता है, हम क्वालिफाइड है, ठीक है, हम वही काम कर रहे हैं जो एक आम नर्स करती है, सरकारी नौकरी करती है, 40,000 पाती है, फिर एक वही एएनएम 20,000 रुपये काम क्यों करती है? सरकार नहीं, यानी सीधी बात है कि अगर वैकेंसीज खाली हैं तो आप शोषण क्यों कर रहे हो उसका? उसका सरकारी भर्ती निकालिए, आप ज्वाइनिंग कराइए लोगों को, क्यों नहीं करा सकते आप? तो पीछे आ जाए, लाइट अच्छी आएगी तो। सरकार के पास संसाधनों की तो कमी है नहीं, या फिर अपने सरकार अपनी जेब से पैसा देती नहीं है, जनता का ही पैसा है। जनता का पैसा है। आपको क्या लगता है यूपी में सरकार किसकी बने? देखिए, सीधे सीधे बोलूँ तो भाजपा और सपा में टक्कर है, और ये त्रिकोणीय भी हो सकता है। हम डायरेक्ट किसी का नहीं कह सकते कि इसकी बहुमत बन रही है। त्रिकोणीय यानी बसपा? नहीं, हाँ, बसपा बिल्कुल है। देखिए, जनता किसी को गद्दी पे बैठा सकती है तो गद्दी से उतार भी सकती है, सब जनता के हाथों में है। आप अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। हम पत्ते क्या खोलेंगे? हमारी नज़र में सारी सरकारें बराबर हैं, कोई जनता क्योंकि इनके पत्ते लड़ाई में है ही नहीं। किस पार्टी के समर्थक है ये? इनकी पार्टी कभी हुआ करती थी 47 के बाद से अस्तित्व में, मगर अब अस्तित्व में नहीं रह गई। खैर कोई बात नहीं, इनको दुख ना हो। नहीं, इसलिए हम बता सकते हैं, हमारी पार्टी हमको पता होगी ना भाई, आपको थोड़ी पता होगी। तो बताइए, तो खोल हम दीजिए किसी पत्ते खोल रहे हैं, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। थोड़ा सा पीछे चले, थोड़ा हम न्यूट्रल हैं, बिल्कुल न्यूट्रल वाले हैं, बाद में बीजेपी। लाइट ठीक आ रही है? थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं, लाइट अब ठीक है? अब लाइट ठीक है? हाँ, आपके साथ ही लगातार मजाक उड़ा रहे। कौन सी ऐसी पार्टी है जो लुप्त हो गई? देखिए, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। यहाँ एक इंसानी भेद होता है, मतभेद होता है, जो लोग एक दूसरे से मतलब हो जाते हैं, कट्टर सपोर्टर हो जाते हैं कि हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं, हम उस पार्टी के सपोर्टर हैं, हम न्यूट्रल हैं।
जो भी सरकार सत्ता में आएगी हम उसका विरोध करेंगे। अगर वो गलत करेगी तो विरोध करेंगे, अगर सही काम करेगी तो हम उसकी तारीफ करेंगे। देखिए, न्यूट्रल की बात जहाँ तक की जाएगी तो हम लोग ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने हमें पर्सनल कोई लोन दिया है पढ़ाई के लिए और हम उनके समर्थक हैं। राष्ट्र और राज्य के हित में जो भी सरकार काम करेगी, वो दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, वो कांग्रेस की हो, वो बीजेपी की हो, वो सपा की हो, बसपा की हो, हम उसके साथ हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने कहा कट्टर समर्थक की बात। हम लोग चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा बैठें, लेकिन हमारी सीट से उन्होंने बढ़िया कैंडिडेट नहीं दिया है, तो हम वहाँ पे जो कैंडिडेट बढ़िया होगा हम उसे वोट देंगे। कांग्रेस बढ़िया सब कैंडिडेट खड़ा करके मैं एक विधायक के तौर पे उसे देखूंगा जो हमारी स्थानीय मुद्दों को समझे, जो हमारे गांव की गली मोहल्लों की फिक्र करे, जो हर दुख सुख में हमारे साथ खड़ा रहे। तो वहाँ पे अगर कांग्रेस बढ़िया समर्थक प्रत्याशी खड़ा करेगी तो हम उसे वोट देंगे। हम किसी के अंधभक्त या किसी के कट्टर समर्थक नहीं हैं। हाँ, कट्टर समर्थक हैं अपने देश के, हम कट्टर समर्थक हैं अपने देशभक्ति के। उसके हित के लिए जो कार्य करेगा हम उसके लिए आंख बंद करके वोट मैं करेंगे। एक बार चाहूंगा इनकी बात पर आप लोग तालियां बजा दें। इन चुनावों में एक पार्टी यानी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना से एक सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, यूपी में चुनाव लड़ने आए हैं। क्या भविष्य देखते हैं उनका? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है तो वो बीजेपी का फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के एजेंट है क्या? एजेंट तो नहीं कह सकते हम, लेकिन आप समीकरण देखेंगे तो जैसे सपा है, बसपा है, सब मुस्लिमों के हितैषी समझते बनते हैं, वो उनका वोट ले लेते हैं। भाजपा है, ये भी अपनी राजनीति करती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में AIMM कहीं नहीं थी। कितनी सीटें सपा और बसपा ने गठबंधन में होने के बावजूद जीत ली? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन जो पार्टी है, उसका कहीं ना कहीं इस टाइम प्रभाव पड़ रहा है। जैसे वो 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में वो कहीं नहीं लड़ी, एक सीट नहीं लड़ी, तो कहाँ गए वोट? देखिए, ऐसी बात नहीं है, उस टाइम नहीं लड़ी तो सपा और भाजपा और क्या कहते हैं, सपा और बसपा के पास थे। सपा और बसपा दोनों गठबंधन में लड़ी, यानी एक तरह से कहिए कि वोट जो सेकुलर वोट, तथाकथित सेकुलर वोट कहीं बटे नहीं। कितनी सीटें जीत पाई? नहीं जीत पाई, कम जीत पाई। भाजपा जीत गई, वो अलग बात है, लेकिन अगर ओवैसी आते हैं, सीधी बात है, अगर ओवैसी आते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारे सभी साथी हैं, विकास और इन सब चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं, वो सब अलग चीज़ें हैं। विकास होता है, विकास देखिए केरला में भी है, लेकिन वहाँ IAS के मिलिटेंट्स भी पाए जा रहे हैं। यूपी में जो सबसे बड़ी समस्या इस समय है, जैसे गैंग रेप और ये सब घटनाएं हो रही हैं, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। और पश्चिमी यूपी में आप जाएंगे, आप कवरेज देते होंगे तो आपको ये बातें रियलाइज़ होती होंगी कि सुरक्षा को किस तरह से लोग देखते हैं। बाबा तो कह रहे हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं और जो बच गए हैं मई में हम शिमला बना देंगे। कितना सही? देखिए, ये अच्छी बातें हैं कि अगर कोई प्रशासन में अगर व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है और वो इस तरह की भावना रखता है कि उत्तर प्रदेश से जो है अपराध मुक्त कर देना है। आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो राज्य हैं अपराध से कितने ज़्यादा दंश झेल रहे हैं और अपराध के चलते यहाँ विकास की परियोजनाएं लंबित रह जाती हैं। कोई भी ठेकेदार कोई कार्य करने के लिए आता है तो उसको अपना परसेंटेज देना होता है, या फिर ऐसी चीज़ें क्या बीजेपी शासन में अभी भी चल रही हैं? देखिए, इस चीज़ से नकारा नहीं जा सकता कि ऐसी चीज़ें नहीं चल रही हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुतायत में कम हुई हैं। और जैसे जैसे जागरूकता फैलेगी और सुरक्षा और सड़कों का जाल फैलेगा, नेटवर्क सही होगा, वैसे वैसे विकास आएगा हमारे तरफ। अभी विकास आया नहीं है क्या? वास्तविकता कहा जाए तो विकास आया है, लेकिन जिस स्तर पे चाहिए, जिस स्तर पे इधर के लोगों की प्रतिभा है कि इधर कहीं लोग निकल के जाते हैं और कनाडा अमेरिका में अच्छा इनोवेशन कर देते हैं, यहाँ क्यों नहीं लोग कर पा रहे हैं? क्योंकि शायद शोध कार्यों के लिए उतनी राशि स्वीकृत नहीं कर रही है आपकी सरकार। हाँ, 0.7, कोरिया 9%। हाँ, वही चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ों को देखना है सरकार को कि बढ़ाना है। जैसे कि विकास आएगा, विकास के लिए अगर आंकड़े सही ना आए देश में, आप खुद सोचिए कि आंकड़ों के पर ही आधारित कोई भी योजना तैयार की जाती है। अगर आंकड़ों से सरकार खिलवाड़ करेगी तो ये अच्छी बात नहीं है, चाहे कोई भी सरकार करे। हम लोग ये चाहते हैं कि विकास हो, देश में विकास हो और बेरोजगारी पे जितने भी युवाओं में उबाल है उसको भी नियंत्रित किया जाए। हम लोग यही चाहते हैं, युवा यही चाहता है देश। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फिर से आते हैं, सरकार किसकी और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? देखिए, हम लोग तो यही चाहते हैं, खासतौर पे जो युवा है वो ये चाहता है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जैसे बहु बेटियों की सुरक्षा, या फिर सीधा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा उम्मीदवार कौन
और सरकार किसकी बने? पूर्वांचल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, क्योंकि पिछले सपा के सरकारों में पूर्वांचल में कोई खास विकास कार्य हो नहीं पाया था, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय है उसने पूर्वांचल में काफ़ी विकास कार्य किए हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक शब्द में बता दो यार। हम लोग यही चाहते हैं कि हम सबकी पसंद, अधिकतर लोगों की पसंद यही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बने। आपकी नज़रों में? सर मुझे लगता है कि जनता जनार्दन की मनोस्थिति के बारे में हम आकलन नहीं कर सकते हैं। जो पार्टी कभी 2 सीटें जीती थी वो बाद में 82 जीतती है और कालांतर में आके 300 सीटें पार करती है। तो जनता का मूड कब बदल जाएगा हम नहीं जानते हैं। तो इस वजह से सीधे कह देना कि इस पार्टी की सरकार बन रही है और ये मुख्यमंत्री होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको क्या लगता सर मुझे लगता है कि जिस आयु वर्ग में हम हैं हमें वकालत नहीं करनी चाहिए, हमें वकील नहीं बनना है किसी का। तो मुझे लगता है कि मैं सीधे सीधे किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि ये हम एक है? सरकार ने कैसा काम? सर मुझे लगता है कि सरकार ने देश को केंद्रीकृत करने का काम किया है, और साथ ही साथ एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक देश की जो एक राष्ट्र की सरकार होनी चाहिए, एक जो राष्ट्रवादिता होनी चाहिए लोगों में, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जागरूक करने का लोगों को काम किया। कांग्रेस के समय में राष्ट्रवादिता नहीं थी क्या? सर कांग्रेस के समय में राष्ट्रवादिता थी, मैं मानता हूँ। कोई भी सरकार सर अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा गया, जिस तरीके से आज हम राष्ट्र पे खुल के बात करते हैं, जिस तरीके से हम भारत पे गर्व कर रहे हैं इस वक्त, और जो एक विश्व मंच पर, जो विश्व पटल पे भारत का एक पताका लहरा रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एक काम होगा, ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है सर। और आप देखें सर किस तरीके से हम केंद्रीकृत हुए हैं, किस तरीके से हमारी बाउंड्री डिजाइन की गई है, किस तरीके से हम आज जम्मू कश्मीर को, जैसे कहा जाता था सर कि जम्मू कश्मीर को सर एक मिनट आते हैं, उस पे भी आते हैं हम। विपक्ष का कहना है कि अरुणाचल में चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, कितनी सच्चाई इसमें? सर एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये कहा नहीं जा सकता। आप खुद बताइए सर कि पंडित नेहरू के समय में युद्ध होता है, ठीक, उसके बाद से 71 में युद्ध होता है, 1999 में युद्ध होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेदार नेहरू थे, जिम्मेदार इंदिरा गांधी थी, जिम्मेदार अटल जी थे, ये नहीं कहा जा सकता है सर। सर जब हमारा विपक्षी जो है वो चीन की आंखों में आंखें डाल के अब बात कर पा रहा हूँ? सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं सर। हम चीन की आंखों में आंखें डाल के बात, अगर सर आप खुद बताइए, पाकिस्तान को लगातार भरे मंचों से आंखें दिखाते हैं प्रधानमंत्री, चाइना का नाम लेने से डरते क्यों? सर हम बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, ना हम डर रहे हैं, ना हमारे प्रधानमंत्री डर रहे हैं, ना हमारा राष्ट्र डर रहा है। सर मैं एक चीज़ बताता हूँ कैसे डरा हुआ, कैसे चीन लोगों से अपनी सहानुभूति चाहता है, वो अन्य राष्ट्रों से सहानुभूति चाहता है। इसके लिए अब देखिए विंटर ओलंपिक सर 2022 में हो रहा है, वो अपना फ्लैग बियरर किसको बनाया? फ्लैग बियरर उसको बनाया जिसको हमने पीटा था जून में, जिसको तो आपने अपनी टीम भेजने से इनकार क्यों नहीं कर दिया? क्या सर? 6 सदस्यीय टीम जो गई है, ना जाती तो कौन सा पहाड़ खड़ा हो जाता? सर हमारा ये कहना है कि हम डरे नहीं हैं, हम आपसे डट के मुकाबला कर सकते हैं, आपके घर में घुस के आपको मार सकते हैं। कम से कम स्टार्टिंग सेरेमनी का बहिष्कार तो कर ही सकते थे ना? हमारा केवल एक सदस्य गया, आरिफ खान केवल गए हैं। केवल 6 सदस्य, एक खिलाड़ी 6 सदस्य टीम ना जाती है स्टार्टिंग सेरेमनी में, क्या हो जाता? सर मुझे लगता है कि किसी मैदान से मैदान छोड़ के वापस आ जाना ये बुजदिली है सर। वहाँ पे जाना और खेल नहीं छोड़ रहे थे, केवल वो भी प्रतीक था ना, क्योंकि आप जिस जम्मू कश्मीर का विरोध कर रहे थे कि नहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर ना पाकिस्तान का हिस्सा, ये हमारा हिस्सा है, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का वो खिलाड़ी जो जाके वहाँ पे उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो खेलों में तो प्रतिनिधि खेलों। सर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भारत की जो पहचान है वो ऐसी पहचान नहीं है, हम बर्बर राष्ट्र के रूप में अपने आप को नहीं दिखाते हैं। हम हमारी जो समृद्धि है सर, हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही समावेशी है सर, हम समावेश में विश्वास करते हैं। तो हम सर किसी भी राष्ट्र को ऐसे हम हटा नहीं सकते। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है सर कि मैदान छोड़ के भगना नहीं है, हमें मैदान में डटे रहना और विपक्षी का मुकाबला करना है पूरे जोर और शोर के साथ। इस वजह से हम वहाँ गए हैं सर। कुछ हंगर इंडेक्स पर बात कर रहे थे आप? हाँ वही, मतलब पताका तो लहरा रहा है पूरा, मतलब जो कि देख रहे हैं सब। फ्रीडम ऑफ स्पीच में कितना ज़्यादा, आप पत्रकार हैं खुद ही, कितना ज़्यादा ये हुआ है, इसमें सरकार कितना ज़्यादा प्रतिबंधित कर रही है, विचारों को जगह नहीं मिल रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक मिनट में बात आते हैं हम, और लोकतंत्र डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाने वाले जो 2 सदस्यीय टीम थी, जो 2 लोग थे, वो किन देशों के थे, थोड़ा सा आप बताएं? जी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो फील कर रहा हूँ अभी सोसाइटी में, जो मैं देख रहा हूँ, वो मतलब जो राष्ट्रवादिता के नाम पे आप जो डाइवर्सिटी को जो आप कुचलने की इंटॉलरेंस बढ़ गई है क्या? इंटॉलरेंस तो बढ़ी ही है। दूसरी बात डाइवर्सिटी, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। ये यहाँ पे यूनिटी के नाम पे आप डाइवर्सिटी, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाया गया था, जहाँ तक मैं आता हूँ, डेमोक्रेसी इंडेक्स को बनाने वाले एक पाकिस्तान के नागरिक थे, दूसरे नागरिक थे चीन के। अगर इन देशों के लोग डेमोक्रेसी इंडेक्स बना रहे हैं तो उसमें कौन सा स्थान पाकिस्तान को दिया था और चाइना को थोड़ा ठीक है, वो बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि मतलब जो ये क्या कहते हैं, विरोधी विचारधारा को जो जगह मिलनी चाहिए थी, वाजपेयी ने भी ये कहा था कि विरोधी को जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो देशद्रोही हैं, इस तरह की उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है। कौन किस विरोधी को
मार दिया गया, जेल में भेज दिया गया और फांसी पे चढ़ा दिया गया। एक बात बताइए, ये जो इनकाउंटर का जो ये चला था एक बार, उसको आप किस कहाँ तक देखते हैं कि वो क्या हमारी जुडिशरी खत्म हो गई है, क्या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खत्म हो गया? अगर अगर चालू कर दीजिए पुलिस तो फिर- पे गोली चलाएगी तो पुलिस क्या करे? पुलिस आरती उतारे? एक मिनट, एक बात बताइए, जब कसाब को एक मिल सकता है ट्रायल, फेयर ट्रायल, तो क्या विकास दुबे को फेयर ट्रायल नहीं मिलना चाहिए था? आपकी इस बात, आप इनकाउंटर को ये जस्टिफाई कर रहे हैं, किस तरह, कैसे वो गाड़ी पलट गया और कैसे भाग रहे हैं? पुलिस वाले जो विकास दुबे हाँ, मर गए तो कसाब के गोली से भी मर गए थे, उसको फेयर ट्रायल मिला तो उसको क्यों नहीं मिला था? जब हमको अभी आप कहे थे कि हमको पहली बात तो एक मिनट हमको एक दोनों एक दोनों नहीं है, दोनों एक साइड आया। ट्रायल मिलना चाहिए था। और कैमरामैन से मैं कहूंगा थोड़ा सामने से ले, चेहरा अच्छी तरह से आए। पहले विकास दुबे का जिक्र आया तो मैं उनका बात थोड़ा एक मिनट थोड़ा सा आप लोग लाइट को आने दें। ऑन पेपर विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया, जो हमने, अब भाई ये आप मैनिपुलेट करें कि वो ऐसे नहीं था वैसे नहीं था, तो हम नहीं मान सकते। ऑन पेपर क्या था? सर सबसे बड़ी बात यह है कि विकास दुबे की जो बात है और जो उन्होंने नाम लिया कसाब की जो बात है, सर ये दोनों बातें अलग अलग प्रकरण की बात है। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, एक राष्ट्रीय मुद्दा है। तो सर राष्ट्रीय मुद्दे को हम खुद जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे सकते हैं फेयर ट्रायल। आप एक टेररिस्ट को जब फेयर ट्रायल दे सकते हैं तो आप अपने सिटीजन को क्यों नहीं दे सकते? विकास दुबे गाड़ी से उतर के गाड़ी पलट गई, वो भाग रहा था, उसे गोली मारी गई। अब आप ऑन पेपर कह रहे हैं कि मैं वो उसे भगाया गया जानबूझ के। देशीय मुद्दा, वो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा, वो हमारे घर का मुद्दा है, तो सर उसे हम खुद सुलझेंगे ना। और सर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जब हमारा एक विश्व पटल पहचान बने, तो सर उसे हम अपने तरीके से, दोनों अलग अलग प्रकरण की बात है सर, दोनों अलग अलग चीजें। मौकाए वारदात पे घटनास्थल पे आप मौजूद नहीं थे, तो आप उन्हीं रिपोर्टों के आधार पे अपना तर्क बनाएंगे ना। आपने किसी भी इंस्टीट्यूट का सम्मान नहीं किया, जो डाटा रिलीज करती है जो इंस्टीट्यूट, उसको भी मतलब आपने जो रिपोर्ट आया था 2-3 साल पहले एनएसएसओ को, आपने डाटा रिलीज करने पे कितना प्रेशर ये किया है। उसके बाद आपने क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर के एकीकरण की जहां तक बात आ रही है, ठीक है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ था, वहां पे उसने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी कि गवर्नर अपना ये नहीं दे सकते कंसेंट, गवर्नर वहां के स्टेट लेजिस्लेटर को नहीं। 370 क्या 370 अस्थायी थी क्या? अस्थाई थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कभी नहीं कहा, बार बार नहीं कहा अस्थाई नहीं थी, लेकिन उसको ये खत्म करने का अधिकार वहाँ के स्टेट लेजिस्लेटर के कंसेंट। किसने कहा? कौन सी धारा में? कौन सी धारा में? आर्टिकल साइड 35(1)(a) में है। 35(1)(a) पढ़े आप? जी, ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी थी, उसको आपने पढ़ा है ये? जी मैं उतना ये कि व्हाट्सएप मीडिया पे जा रहे हैं? व्हाट्सएप मीडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, जो मैंने ये 370 जो था, जिस उसको विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था, उसको जाके आप किसी भी किताब से पढ़िए, एक अस्थायी धारा, लेकिन उसे खत्म करने का अधिकार जम्मू कश्मीर के ये क्या कहते हैं विधायिका भारत में कर सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में संविधान बनाने का अधिकार किसको? विधानसभा को कि लोकसभा को? केंद्र को है, ठीक है, केंद्र को है। तो राज्य कैसे करेगी? लेकिन आप फेडरलिज्म को आप मान नहीं रहे हो क्या? इसका मतलब अगर आप किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी, अगर आपको एक अस्थाई दर्जा दे दिया गया है तो जन्मांतर तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर से कंसेंट लेना चाहिए था, ये मैं कह रहा हूँ। ये प्रॉपर, मैं जो कह रहा हूँ आर्टिकल, एक मिनट मैं आता हूँ उस बात पे। आपकी बात भी सुनूंगा, पहले सुन तो लीजिए, भाई साहब की एक बात पे। नहीं, एक मिनट मैं पहले इनका क्लियर कर दूं। आर्टिकल 2 पढ़ा आपने? हाँ जी। आर्टिकल 3 पढ़ा है? जी। क्या कहता है आर्टिकल 2? आर्टिकल 2 कहता है, 3 कहता है कि वो किसी भी स्टेट को रिऑर्गेनाइज कर सकती है, उसका नेम को मॉडिफिकेशन, बाउंड्री, ये सब कर सकती है, ठीक है। स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है उसमें, स्टेट को उससे लेकिन पूछा जाता है, उसके बाद ही नहीं, बाउंड नहीं है ना, ठीक है। लेकिन गवर्नर स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये बात थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। जो छोटी छोटी जो बातें इस तरह से तो मान लीजिए, कल आप बिहार में लगा दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिएगा, वहाँ पे आप यूनियन टेरिटरी बना दीजिएगा। इसका मतलब एक रात में पूरे देश को आप यूनियन टेरिटरी। पहली बात तो ये अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि सर एक मिनट, पहली बात तो ये कि कल यूपी में भी आप विधानसभा भंग कर दीजिए। आपको क्या चुनाव कराने की जरूरत है? चुनाव कराने की थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए। यूपी में चुनाव क्यों करवा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के शांत हो जाइए, से वोट दिलवाया जा रहा है। शांत हो जाइए, आपने देखा? शांत हो जाइए भाई। अरे यहाँ फ्रीडम ऑफ, यहाँ एक मिनट शांत हो जाए, पहले शांत हो जाए। पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि शांत हो जाए भाई, शांत हो जाए। जैसे कहा था ना, देखिए
पहली बात तो ये पहले तो यूपी चुनाव है। इलेक्शन कमीशन का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टाफ जो वोट दिलवा रहे हैं, स्टाफ जो इलेक्शन कमीशन में जो स्टाफ गए हैं वोटिंग करवाने के लिए, वो जो वोट दिलवा रहे यार इस तरह चर्चा नहीं होती यार, इस तरह चर्चा नहीं होती। जरूरी है सर कहना, सर एक चीज कहना बहुत जरूरी है। 370 क्या सर, इन्होंने कैसे कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की काटो उसको, काटो। मुझे लगता है कि 2014 के बाद जो सबसे गरमाया मुद्दा वो 370 का था, एब्रोगेशन ऑफ 370, और 370 के आलोक में बात कहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर कि 370 जब तक था वहाँ पे हकों को मारा जा रहा था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है सर। और दूसरी बात, जो 370 वो संक्रमणकालीन स्थिति के लिए बनाया गया एक आर्टिकल था, वो हमेशा के लिए नहीं था, तो अस्थायी था वो केवल उसे जोड़ने के लिए था। उसे सर हम क्या किए सर, जब पटेल जाते हैं रियासतों को अपने आप जोड़ने के लिए 565 रियासतों को, तो वो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाते हैं। वो पहले गाजर देते हैं, नहीं मानते तो उन्हें लाठी दिखाते हैं। और सर उन्हें जब जोड़ा गया तो सर हमें हमेशा आदर्शवादी नहीं होना पड़ेगा, हमें कभी कभी यथार्थवादी भी होना पड़ेगा। आइडियलिस्टिक होने से काम नहीं चलेगा सर, राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों। और दूसरी चीज़ सर, और जो सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे महिलाओं को हकों को कैसे मारा जाता था, आप इसे देखिए सर वहाँ पे। और सर मैं बताऊँ, एक बस उदाहरण देता हूँ सर, वहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसका उदाहरण देता हूँ सर। वहाँ शेख अब्दुल्ला के लड़के जो थे वो फारूक अब्दुल्ला जी, शेख अब्दुल्ला के लड़के फारूक अब्दुल्ला, उनकी शादी किससे होती है? उनकी शादी सर एक वेस्टर्न कल्चर की किसी लड़की से होती है, तो उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उन्हीं की लड़की की शादी होती है सचिन पायलट से, उसको अपने एंसेस्टर प्रॉपर्टी से अलग कर दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है सर? ये कहाँ की रीति है? क्या ये मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, यथार्थवादी होना कोई दिक्कत नहीं है जो समय की, लेकिन आपको रात को 8 बजे उठ के ये नोट नहीं चलेगा। आपको कौन कमीशन का रिकमेंडेशन था जिसमें आपने ये इसको अप्लाई किया? रात को 8 बजे उठ के ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसने का, ये कौन कमीशन का आपके पास ये था? अरे यार 2019 में, ठीक है, एक मिनट। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, कहे कि एक मिनट सुनिए, नोटबंदी के बाद भी कहा आप आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में भी आपने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, आतंकवाद खत्म हो गया जम्मू कश्मीर से, समस्या एक खत्म हो गई। ठीक है, एक दूसरी बात, एक और बात, जो हमारा जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म, ठीक है, क्या गवर्नर के पास अधिकार है किसी, ये क्या कहते हैं, गवर्नर के थ्रू कल आप यूपी में चुनाव कराने की क्या जरूरत है? आप एक काम कीजिए, गवर्नर तो आपका ही है। तानाशाही बढ़ गई है क्या? तानाशाही बढ़ गई है। राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूट है, तानाशाही बढ़ी है क्या? तानाशाही बढ़ गई है। राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट जो है उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है। आईएएस कैडर, आईएएस का देखिए, जम्मू कश्मीर की बात सिविल सर्विसेज में जो आपने एक्ट लाया है बदलने के लिए, किसी भी राज्य के उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आप कितना पावर लेना चाहते हैं? आपके पास लिमिटेड पावर है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, 1947 में भारत को एकीकरण करने में जो भूमिका जो शुरुआत की थी गुजरात के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उस एकीकरण को पूरा किया 2019 में आके अमित शाह ने। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ कि यदि कुछ भी असंवैधानिक तरीके से हुआ है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आप वहाँ जाइए। आपने बताइए, चाहे नोटबंदी की बात हो, और आप जो उत्तर प्रदेश की तुलना जम्मू कश्मीर से कर रहे हैं, आप ये बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश एक समान है? उनकी स्थिति देश के अंदर एक समान? आप कह रहे थे कि सपा के सरकार में गुंडागर्दी थी, तो आप क्यों नहीं राष्ट्रवादी शासन लगा देते हैं? यहाँ पे भी तो गुंडागर्दी थी, आप मान रहे थे ना? आप मान रहे थे ना गुंडागर्दी? समय काफी हो चुका है, हमारा समय खत्म हो रहा है। छात्रों, एक बात जरूरी है सर कहना, एक बात बहुत जरूरी है सर, मैं बोलना चाहूँगा, मैं सबसे पहले भाई साहब की एक बात थी फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जैसे कि भारत में हनन हो रहा है, और यहाँ के जो पत्रकार हैं जो आपकी स्थिति को, वो मेरे भाई साहब आप दिखलाना चाह रहे थे कि यहाँ पे पत्रकारों की ऐसी स्थिति है, या वही राष्ट्र है जहाँ पे भारत सरकार की, यहाँ की सरकार की आलोचना करके कोई एशिया का नोबेल पा रहा है, जैसे कि तो कहीं ना कहीं पा रहा है, कहीं पा रहा है। कौन पा रहा है? कौन पा रहा है? उनके अधिकार है, हकदार है। एक मिनट, क्या पंडित मदन मोहन मालवीय भारत रत्न के अधिकारी? एक मिनट शांत रहो। क्या पंडित मदन मोहन मालवीय भारत रत्न के अधिकारी नहीं थे? क्या तब उनको दिया गया? क्या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न के अधिकारी नहीं थे? से अधिकारी थी, ये मुझे बता दीजिए आप। जैसे सैफ अली खान नहीं था, वैसे ही कंगना रनौत नहीं थे, आप भी उसी के रास्ते पे चल रहे हैं। आप डिसाइड करेंगे क्या? नहीं, मैं डिसाइड नहीं करने वाला हूँ। आप डिसाइड करेंगे। क्या संदेश देना चाह रही है आप? जो राय एक मिनट, मैं गलत बात हूँ। एक मिनट, उत्तेजन विभूषण दिया गया। एक मिनट, इस बार पुरस्कार को सरकार की जो धुर विरोधी भी है, वो मानते हैं कि पुरस्कार देने में भाजपा सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। भाजपा के धुर विरोधियों को भी मिल रहा है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा पद्म पुरस्कार लेते समय हाथ में पैर में चप्पल नहीं, पूरे कपड़े तक नहीं। जिन लोगों को कोई नहीं जानता था,
उनको पद्म पुरस्कार मिल रहा है। शायद ये पिछली सरकारों में नहीं होता था, तब भी आप आरोप लगा रहे देखिए, बात ये है कि जो कांग्रेस के समय में तो फेवरेटिज्म चलता ही था, ये बात मैं मान रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, किसी को भी दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो किसान को आतंकवादी कह रहे हैं, किसान ठंडे में बैठे हुए हैं, उनको अगर आप दे रहे हैं तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? ये मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब एक तरफ आप किसान से माफ़ी मांग रहे हैं और किसान को जो आतंकवादी कह रहा है उसको आप मतलब अवार्ड दे रहे हैं। मतलब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया? मतलब आपको लगता है कॉन्ट्राडिक्शन है? पुरस्कार देने में सरकार क्या वो कर रही है? देखिए, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि पंडित मदन मोहन मालवीय, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया था। इस सरकार ने आया और उन लोगों को निकाल कर जो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए थे उन्हें पुरस्कार देने का काम कर रही है। आखिरी तबके पर जो ज़मीन पर काम करते हैं उन्हें पुरस्कार देने की काम कर रही है। आपने देखा होगा उस राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें जब लोग पद्म सम्मान लेने जाते हैं। मैं सीधी से सवाल पूछता हूँ, पश्चिम बंगाल में वो मुख्यमंत्री जो वामपंथी विचारधारा का था, जो बीजेपी के धुर विरोधी माने जाते हैं, उन्हें बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, उन्हें पद्म विभूषण देने की बात हो रही है। गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उन्हें पुरस्कार देने की बात हो रही है। तो वो व्यक्ति जो आखिरी तबके से है, जिसने सच में समाज के लिए काम किया है, देश हित के लिए काम किया है, इसमें बिना किसी विचारधारा की पार्शियलिटी को किए बिना, पक्षपात किए बिना। मैं चाहूँगा लास्ट में एक सवाल एक शब्द में जवाब दे, किसकी सरकार आ रही है? सर हम नहीं कह सकते किसकी सरकार आप- आ रही है सर। जी सर, ये कहना उचित नहीं होगा चुनाव से। आप क्या कहेंगे? बीजेपी। आप क्या कहेंगे? योगी सरकार आ रही है, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी। बीजेपी सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी। बाबा ही बागडोर संभालेंगे इस बार। बाबा ही बागडोर संभालेंगे? बाबा ही संभालेंगे। बीजेपी। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कांटे की टक्कर होगी, कांटे की टक्कर कांटे रहे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर किसमें? सपा में और उसमें बीजेपी में। मुझे सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हम इस समय आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल में थे। छात्रों के बीच एक गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर छात्रों का मानना है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से अगली सरकार बनाने जा रही है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यूपी की चुनावी यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।